हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है 29/12/2021 का। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि आपको सारे PYQ इस चैनल पर मिलते रहें। ओके, तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे PYQ को सॉल्व किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे सोशल साइंस के। आज हम करने वाले हैं 61 के क्वेश्चन, 61 to 90। ओके, तो चले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है 61 वाला कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है। मतलब कि जो मिड डे मील जो कार्यक्रम स्कूल में स्टार्ट हुआ था बच्चों के खाने के लिए, तो जो भी जाति से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम था वो तोड़ने में सहायता की है मिड डे मील ने। और विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं, तो यस दोनों ही सही है, राइट। सारे बच्चे जो है एक साथ करते हैं और जाति को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होती आ रही है। तो जो ए है और जो आर है वो दोनों ही सही है, और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। डेली वेजेस वर्क इज टाइप ऑफ, जिसका जो हम लोग काम करते हैं ना तो उसके लिए हम लोगों को डेली के पैसे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अनियमित रोजगार, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रोजगार होता है वो फिक्स नहीं होता है। आपको डेली हर एक डेली कहीं ना कहीं काम की तलाश में जाना पड़ता है, जैसे कि लेबर लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, वो लोग। ओके, चलो देखते हैं 63 वाला क्वेश्चन। तो जो सुदक्षिणा है ना वो एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है, मतलब कि कैजुअल लेबर है। ओके, उसको तो इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? तो आपको ना इसमें क्या करना है कि जो सुदक्षिणा है एक सरकारी फैक्ट्री में काम कर रही है ना, तो वो एक कर्मचारी है। कौन से कर्मचारी है? कैजुअल कर्मचारी है। तो उसको किस प्रकार से उसका वेतन मिलेगा, कौन सी स्थिति सबसे ज़्यादा मैच हो रही है उसके लिए? तो उसको प्रति माह निरंतर वेतन प्राप्ति होगी, ओके, या फिर तुलनात्मक रूप से उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त होगी। देखो, डेली वेजेस का मतलब होता है उसको डेली सैलरी मिलेगी, राइट। और उसी को हम लोग ने बोला कि वो होता है कैजुअल जॉब, राइट। तो उसमें क्या है कि तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक सैलरी इसमें नहीं मिलती है, इसमें भविष्य का भी कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता कि भविष्य तक आप यहीं पे रहोगे। इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन 8 घंटा आप जब काम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको 350 रुपये मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसके बदले का 50 रुपये मिलेगा। तो यही होता है कैजुअल का मतलब, ओके, कि आपको डेली सैलरी मिलेगा। चलिए देखते हैं 64 वाला। डेमोक्रेसी जो है ना सबकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। तो जो लोकतंत्र है ना सभी की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है एक को छोड़कर, तो वो एक क्या है? कौन सा आंसर जो है ना सही होगा वो? तो आजीविका या व्यवसाय। तो जो लोकतंत्र है वो हमारी लाइफस्टाइल को सही कर रहा है, व्यवसाय को सही कर रहा है, राइट। हमें निर्णय लेने में सहायता मिल रही है लोकतंत्र की वजह से, हमारा शिक्षण अच्छा हो रहा है, हमारी लर्निंग अच्छी हो रही है, राइट। तो किस चीज़ में हमारा गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा? तो वो है हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। ओके, तो जो हमारी इच्छाएं हैं और जो अपेक्षाएं हैं वो जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो थर्ड जो है ना, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड थोड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो सही है इसके लिए। 65 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच में संबंध की व्याख्या सही है? मतलब जो मीडिया है और जो एडवर्टाइजमेंट है इन दोनों के बीच में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं ना वो अपने कवरेज के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जनसंचार माध्यम जो है ना वो राजस्व पाने के लिए विज्ञानों पर निर्भर करता है।
तो इसका अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि मीडिया जो है वो एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं चल सकती, एडवर्टाइजमेंट जो है वो मीडिया के बिना नहीं चल सकता। तो वाइस वर्सा है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्य से संबंधित है? राज्य के कर्तव्य से संबंधित कौन सा संविधान हमें बोलता है? ओके, तो नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर संघवाद। तो सही जो आंसर है ना इसका ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो एक जो व्यक्ति है उसका अपने राज्य के प्रति कैसा कर्तव्य होता चाहिए ये हमें नीति निर्देशक तत्व बताता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। तो 67 जो क्वेश्चन है ना वो किसके ऊपर आधारित है? चलिए देखते हैं। सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का भी है, मतलब फाइनल मैच भी है उस टाइम पे और परीक्षा भी है उस टाइम पे। तो जो सितारा है ना उसका ध्यान जो है ना वो भटकना शुरू हो गया है। तो जो उसकी बहन है ना वो उसके भाई को देखती है कि वो असमंजस में पड़ गया है, तो मैं क्या करूँ। तो वो क्या सुझाव देती है कि कल कोई भी मैच नहीं देखेगा, उसके बदले में हम सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ लेंगे, तो हमें सारी जानकारी जो है ना वो मिल जाएगी। ओके, तो ये किस संविधान के परिप्रेक्ष्यता को देखें तो वो संविधान हमारे लिए किसकी भूमिका निभाता है? यह हमारी रुचियों को शासित करता है, यह हमारी पसंद एवं नापसंद को आदेशित करता है, यह हमें बुरी आदतों में पड़ने से बचाता है, या हम उनके सनक के नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचते हैं। ओके, तो क्या आएगा? हम लोग क्या करते हैं? नुकसानदायक जो निर्णय हैं उनको लेने से बचते हैं। ओके, इट इज़ सेविंग अस फ्रॉम मेकिंग हार्मफुल डिसीजंस ऑन होम्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो ये क्या कहलाएगा? ओके, मतलब कोई कानून बनाया है, वो कानून तो आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में कानून बनता है। ओके, बट सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, उसका उल्लंघन होने पे उसे ख़त्म कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? संघर्ष समाधान, न्यायिक पूर्ण निरीक्षण, मौलिक अधिकार को लागू करना या फिर न्यायिक क्रियाशीलता, क्या कहलाएगा? 68 का आंसर बताना है आपको। ओके, तो ये कहलाएगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू। ओके, 68 का आंसर क्या आएगा? जुडिशियल रिव्यू कहलाएगा। अगर कुछ जो भी फंडामेंटल जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना उस रूल्स को क्या करेगी? ख़त्म कर देगी। ओके, चलिए देखते हैं 69 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को निम्न स्तर से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। ओके, एक जाति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूह को उच्चतम से निम्न स्तर जातियों पर रखा जाता है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम जातियों पर रखा जाता है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूह को निम्न स्तर से उच्च स्तर जातियों में रखा जाता है। तो कौन सा आंसर जो है ये सही है? 69 के लिए आपको क्या करना है? जाति को क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जातियों को क्या किया जाता है? उच्चतम से निम्न जातियों पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 70 वाला क्वेश्चन कि वो क्या कहना चाहता है। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान की जो अध्यापिका है ना द्वारा हाशियाकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा? ओके, टीचर जो है ये क्लास में क्या पढ़ा रही है आपको?
मार्जिनलाइजेशन किसके बारे में पढ़ा रही है? मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा रही है। तो कौन सा कथन सही होगा? छात्र जो है हाशियाकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे, या फिर छात्र जो है हाशियाकरण हुओं को जान पाएंगे, या फिर छात्र सांस्कृतिक धरोहर संप्रत्यय को जान पाएंगे, या फिर छात्र हाशियाई तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे। तो 70 का आंसर क्या आएगा? 70 का आंसर आएगा ABD। ठीक है, ABD जो है A, B and D इज द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। एट द सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस मेनली कंप्राइज ऑफ। अगर हम सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो बच्चों को कौन सा सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? ओके, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक, हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है। और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना वो सही है। सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है? इतिहास में अंतर्निहित तथ्य काफ़ी वृहद है, वे इतने विविध है कि शायद एकरूप हो सकते हैं। ऐतिहासिक आंकड़े मानवीय सोच और कृत्यों की देन है जो निरंतर बदलती रहती है। इतिहास के तथ्य बहुत ही जटिल होते हैं, बिरले ही परिभाषित शब्द के असली मायनों में दोहराए जाते हैं। बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने की तकनीकी का अनुसरण करता है। तो क्या इसका आंसर आएगा? जल्दी बताइए। तो 72 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 4th वन। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास जो है ना वो तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकी का अनुसरण करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं अब 73 वाला। एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकता। मतलब कि इन इंटीग्रेटेड क्लासरूम द टीचर में नॉट फाइंड द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम: एक्सेप्शनल लर्नर्स, चॉक डस्टर एंड टीचिंग एड, स्मार्ट बोर्ड्स एंड द इक्विपमेंट्स, प्ले स्टेशंस या दो एक्सेप्शनल लर्नर्स। इंटीग्रेटेड में आपको क्या नहीं मिलेगा ये आपको बताना है। सॉरी एवरीवन। तो 73 का आंसर जो है वो है 4th वाला। प्ले स्टेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, तो प्ले स्टेशन है जो वो नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं 74 की। 74 जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है ना वो आमतौर पर क्या करता है? अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है। यह विश्वास करता है कि यदि समान तरह का काम सबको दिया जाए तो यह छात्रों को पसंद नहीं आता। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। इस विधि द्वारा छात्र एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर पाएंगे। तो 74 का आंसर क्या आएगा? देखिए, सबसे अच्छा जो है ना इसमें आंसर तो ये है कि सारे बच्चों में क्या है? भिन्नता पाई जाती है। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो इसलिए इसको अलग अलग एक्टिविटी दी गई है करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं जो घटना बच्चों को मतलब तंग करती है, अंदर से उनकी जो पर्सनालिटी है, जो इनका इमेज है उनको ख़राब करती है। तो देखो, छात्र को कक्षा में कमीज उतारकर रहने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। एक छात्र दूसरे छात्र से निजी व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। एक अध्यापक लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्यापक जो है वो एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से क्षमा याचना मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसने दूसरे विद्यार्थी को चोट पहुंचाई है। इसमें से अगर देखिए गरिमा का हनन किससे हो रहा है, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर हम भरी क्लास में 40 बच्चों के सामने 30 बच्चे के सामने किसी बच्चे को बोले कि तुम शर्ट निकाल के खड़े हो जाओ क्योंकि तुमने क्या किया है, विद्यालय जो है बिना वर्दी पहने आ गए हो, बिना यूनिफॉर्म के आ गए हो, तो आप निकालो ये कपड़ा।
तो इसमें क्या होगा कि छात्र की गरिमा का इसमें हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर बिहेवियरल चेंजेस। तो देखिए, वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है? किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है? सामान्य लक्ष्य को, सामान्य उद्देश्य को, या फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य को, मतलब कि जनरल एम्स, जनरल ऑब्जेक्टिव या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, किसको किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आंसर जो है ओनली सी इज़ द करेक्ट। ओके, ओनली सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो लिखते हैं 77 वाला क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है? सामाजिक विज्ञान जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब पाठ जो है ना दिलचस्प हो जाता है और विद्यार्थी जो है विषय वस्तु के प्रति रुचि और उत्साह प्रदर्शित करता है। विद्यार्थी जो है वो पढ़ना ना चाहते हो और उनकी रुचि बरकरार रखने हेतु ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। बिल्कुल भी नहीं, तो गलत है। शिक्षार्थियों को बदलाव की आवश्यकता होती है या व्याख्यान विधि की एक रसता को तोड़ना चाहते हैं। ओके, तो 77 का सही आंसर आपका क्या आएगा कि ऐसी स्थिति सामाजिक विज्ञान पद्धति का उपयोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन मेथड इज़ यूज इन सोशल साइंस टीचिंग एंड लर्निंग व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ स्कोप फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मिलेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते, चर्चा का जो मेथड है करें। चर्चा का मेथड हम लोग क्यों करेंगे क्लास में? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है ना, ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा करेंगे तो फिर क्या होगा, अलग अलग टॉपिक्स निकल के आएंगे और अलग अलग जो टॉपिक है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट क्लासरूम रिदम। क्लासरूम की रिदम को मतलब इनमें से कौन से कारक जो है ना कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित करता है? पीने के पानी की उपलब्धता, विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, आवागमन के साधनों की उपलब्धता, या फिर वार्षिक उत्सव की तैयारी। तो 78 का जो आंसर है वो रहेगा आपका ABCD सारा। ओके, तो जो स्कूल है आपका, जो क्लास है ना, वो कैसे क्लासरूम को अफेक्ट करेगा जब उसमें सारी फैसिलिटीज़ रहेगी तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4th वाला जो है ABCD सारा सही ही है। 79 वाला देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है सोशल साइंस के बारे में। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। भारतीय संसद में प्रश्न सत्र काल के प्रतिक्रिया देने में सम्मिलित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर भारतीय संसद में प्रश्नकाल होना क्यों महत्वपूर्ण है। विधानसभा के सदस्यों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। यदि आप विधानसभा के सदस्य होते हो तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप सभा सत्र में पूछेंगे। ठीक है, तो 79 का आंसर आपका क्या आएगा? A और B, B और C, B एंड D एंड ओनली D। ठीक है, तो 79 का आपका आंसर है 3rd वाला B एंड D इज़ द करेक्ट। ठीक है, B एंड D इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 वाला। इन अपर प्राइमरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो क्लासेस है, नैरेटिव्स आर बेस्ट यूज टूवर्ड्स इनकरेजिंग। देखिए हिंदी में देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णात्मकता व्याख्यान द्वारा आप क्या समझा सकते हो अच्छे से। ठीक है, आत्मनिरीक्षण, चर्चा करना, तर्क शक्ति या फिर व्याख्या करना। क्या समझा सकते हो बच्चा? अगर कुछ व्याख्यान कर रहा है तो आप आत्मनिरीक्षण बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है,
और चर्चा करना भी सिखा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करना, चर्चा करना, मतलब ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं 81 वाला। सोशल साइंस क्लब इज़ रन इन कोलैबोरेशन विथ, मतलब कि सामाजिक विज्ञान जो क्लब है किसके सहयोग से चलाया जाता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के, सामाजिक सदस्य शिक्षक, माता पिता और अन्य हितधारकों के, राज्य सरकार, शिक्षक, छात्र और हितधारकों के। तो 81 का आंसर क्या आएगा? आपका जो सही आंसर है वो है सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षक है और जो स्कूल के छात्र हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सामाजिक विज्ञान के क्लब में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। 82 वाला क्वेश्चन जो है, यूनिट एनालिसिस इन सोशल स्टडीज़ फोकस ऑन, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। तो थीम आधारित, क्रिएटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीमेटिक कंटेंट, stimulating and creating interesting teaching learning process, breaking the entire contents into various lesson topics etc, presenting units as a multidisciplinary entity। ओके, तो 82 का आंसर क्या आएगा आपका? यूनिट एनालिसिस इन सोशल स्टडीज़ फोकस, सोशल स्टडीज़ पे अगर फोकस करना है तो कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो हेल्प करेगी, फोकस करेगी? तो क्रिएटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन 83 वाला। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड, सेकेंडरी सोर्स में कौन सा एग्जाम्पल इंक्लूड है? ठीक है, पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियाँ, साक्षात्कार, मौखिक इतिहास, समाचार पत्र या जर्नल, लेख और संस्मरण या आत्मकथाएं, जीवन की घटनाओं की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध आदि। तो 83 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरण क्या आएगा? 83 का आंसर क्या आएगा? जो फोर्थ वाला है, पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी, शोध प्रबंध इत्यादि इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है, डिक्शनरी इम्पॉर्टेंट है, इंसाइक्लोपीडिया इम्पॉर्टेंट है, बायोग्राफीज एंड द डिसर्टेशंस इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं 84 वाला आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट मेथड जो है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? इमीडिएट रीइंफोर्समेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, सोशल एक्सपीरियंस या फिर आर्टिफिशियलिटी किसके ऊपर है बताएंगे आप? जल्द से जल्द ख़त्म करना है इसे अभी हमें। 84 का आंसर क्या आएगा? सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। ठीक है, तो जो परियोजना पद्धति होती है ना वो किसके ऊपर आधारित है? सामाजिक अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं अब 85 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रोग्रेस इन लर्निंग वाइल अ डायनेमिक फेज। तो डायनामिक फेज में निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील चरण में विद्यार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूकता होने में मदद करेगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। ओके, 85 का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, बच्चों में क्या करना है? उनको प्रगति की ओर लेके जाना है। तो बच्चा जब निर्णय लेगा तभी अच्छे से प्रगति कर पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है। छात्र जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में जाएगा? याद रखना, संश्लेषण करना, समझना या फिर मूल्यांकन करना। ओके तो 86 का आंसर क्या आएगा आपका? इवैल्यूएशन करने में सबसे ज़्यादा वो मदद करेगा। कौन मदद करेगा? तो आईसीटी। ओके, चलिए देखते हैं अब 87 वाला। आप क्या सोचते हैं कि पास पड़ोस की
दुकानें कैसे सामान प्राप्त करते हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करो और व्याख्या करो। यह प्रश्न छात्रों की अनुभवों की तुलना करना, योग्यता का मूल्यांकन करता है, या फिर परिस्थितियों से पता लगाना, या तो विपरीत उत्तर पाना, या तो विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू करना। तो सही आंसर क्या है इसका? 88 का सही आंसर है, 87 का सही आंसर है 4th वन। ओके, अप्लाई कॉन्सेप्ट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी क्या कर सकता है, वो अच्छे से कर सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अब 88 वाला। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा क्यों रहते हैं? उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मापन करेगा। किसकी योग्यता का मापन करेगा ये क्वेश्चन? साधारणीकरण, सामान्यीकरण, परिकल्पना निर्माण, निष्कर्ष निकालना, या फिर तर्क शक्ति। किस चीज़ को करेगा? तो रीज़न को करेगा। ठीक है, रीज़न बच्चा ढूंढेगा, तो ये रीज़न की तरफ क्या कर रहा है? बच्चे को फोर्स कर रहा है। चलो देखते हैं 89 क्वेश्चन। 89 का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हेतु निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। ओके, तो सामाजिक विज्ञान जो है ना, अध्यापिका है वो कुछ कब्र को निकाल रही है बच्चों को अनुमान लगवाने के लिए, तो बहुत कुछ अवसर उनको देने चाहिए। ज्ञात प्राचीनतम लोगों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जानना, प्राचीनतम लोगों के दफनाने के तरीकों में चयन वरीयता को जानना, मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुओं की सूची बनाना, या फिर प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। तो क्या आएगा 89 का आंसर? हमें क्या करना है? प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ को हमें विकसित करना है। ओके, और ये सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है 90 वाला। फिर यहाँ पे ये पेपर हो जाएगा हमारा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विशेषणात्मक छात्राओं के विकास को सूचित करता है? तो जो 90 है इसका आंसर है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे रहा है। ओके, तो ये हो गया 60 क्वेश्चन। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।